नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,71,000 से ज्यादा केस दर्ज। ओमिक्रॉन से 7,743 लोग संक्रमित। विराट के टेस्ट कप्तानी छोड़ने पर आया गांगुली का रिएक्शन, कहा यह उनका निजी फैसला, बीसीसीआई इसका सम्मान करता है। टेक्सास में लोगों को बंधक बनाने वाले को पुलिस ने किया ढेर, पाकिस्तान वैज्ञानिक को रिहा करने की कर रहा था मांग। दिल्ली में आज भी रहेगी कड़ाके की सर्दी, कश्मीर में बर्फबारी का दौर शुरू, उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी। सीएम चन्नी ने की 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव को टालने की मांग, चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी की रफ्तार बेकाबू हो रही है। साथ ही कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले भी अब तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2,71,202 नए केस सामने आए हैं और 314 लोगों की मौत हो गई है। वहीं अब तक कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 7,743 मामले भी सामने आ चुके हैं। बड़ी बात यह है कि देश में आज से कल यानी कि 2,369 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। कल कोरोना वायरस के 2,68,883 मामले सामने आए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 15,50,377 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,86,066 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक कल 1,38,331 लोग ठीक हुए, जिसके बाद अभी तक 3,50,85,721 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की 156 करोड़ से ज्यादा खुराक लोगों को दी जा चुकी है। कल 66,21,395 डोज जो थी वो लोगों को दी गई थी, जिसके बाद अब तक वैक्सीन की 156 करोड़ 76,15,454 डोज लोगों को मिल चुकी है। विराट कोहली के टेस्ट कप्तानी छोड़ने के फैसले पर बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली ने कहा है कि यह उनका निजी फैसला है और बीसीसीआई इस फैसले का सम्मान करता है। उन्होंने यह भी कहा है कि टीम को भविष्य में नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए विराट एक महत्वपूर्ण सदस्य होंगे। सौरव गांगुली की यह प्रतिक्रिया देर रात एक ट्वीट के जरिए सामने आई। उन्होंने लिखा कि विराट के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट ने हर परफॉर्म में तेजी से प्रगति की है। कप्तानी छोड़ने का फैसला उनका निजी फैसला है और बीसीसीआई इसका सम्मान करता है। भविष्य में टीम को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए महत्वपूर्ण सदस्य होंगे। गौरतलब है कि टी20 और वनडे मैचों में टीम इंडिया की कप्तानी छोड़ चुके विराट कोहली अब टेस्ट मैचों में भी कप्तान नहीं रहेंगे। उन्होंने शनिवार शाम एक ट्वीट के जरिए कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया। दक्षिण अफ्रीका से टेस्ट सीरीज में मिली हार के एक दिन बाद उनका यह फैसला सामने आया है। विराट कोहली ने टी20 इंटरनेशनल मैचों की कप्तानी पहले ही छोड़ दी थी। पिछले साल हुआ टी20 वर्ल्ड कप कप्तान के तौर पर विराट का आखिरी टी20 टूर्नामेंट था। इसके बाद उनसे वनडे मैचों की कप्तानी भी छीन ली गई थी। उनकी जगह रोहित शर्मा को टी20 और वनडे टीम की कमान सौंपी गई थी। इसे लेकर बीसीसीआई और विराट कोहली के बीच मतभेद की खबरें भी जो थी वो सामने आई थी। अमेरिका के टेक्सास में शनिवार को यहूदियों के एक पूजा स्थल पर प्रार्थना के दौर लोगों को बंधक बनाने वाले शख्स को पुलिस ने मार गिराया है। टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबार्ट ने कहा है कि बंधक बनाए गए सभी लोग बाहर आ गए और सुरक्षित है। इससे पहले कल शख्स ने वहां मौजूद लोगों को बंधक बना लिया और घटना की लाइव स्ट्रीमिंग भी की थी। शख्स ने पाकिस्तानी तंत्रिका विज्ञानी को रिहा करने की भी मांग कर रहा था। पाकिस्तानी तंत्रिका विज्ञानी को अफगानिस्तान पर अमेरिका सेना के अधिकारियों की हत्या का दोषी ठहराया गया है और वह टेक्सास की एक जेल में बंद है। शुरू में कम से कम 4 बंधकों के पूजा स्थल में होने का अनुमान था। एक अधिकारी ने कहा कि व्यक्ति ने अपने पास हथियार होने का दावा किया, लेकिन अधिकारियों ने इसकी पुष्टि नहीं की है। कोली विले पुलिस विभाग ने कहा कि शनिवार शाम 5 बजे के बाद एक बंधक को बिना किसी नुकसान के रिहा कर दिया गया। माना जाता है कि व्यक्ति अपने परिवार के पास चला गया और उसे चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता नहीं थी। अधिकारी अब भी हमले के मकसद का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकारियों ने कहा है कि बंधक बनाने वाले को पाकिस्तानी तंत्रिका विज्ञानी आफिया सिद्दीकी की रिहाई की मांग करते हुए सुना गया था, जिस पर अलकायदा से संबंध रखने का संदेह था और अफगानिस्तानी में जो है हिरासत में अमेरिकी सैन्य अधिकारियों को मारने की भी कोशिश करने का वो दोषी था।
दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में भारी ठंड पड़ रही है। कश्मीर से लेकर पंजाब, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित पूर्वी भारत के सभी जिलों में शीतलहर का जो कहर है वो जारी है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज रविवार को भी ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। दिल्ली में विभिन्न जगहों पर तापमान 8 डिग्री से कम दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक दिल्ली में घने कोहरे से मध्यम कोहरा छाए रहने की भी संभावना है। आईएमडी के अनुसार 0 से 50 मीटर के बीच जो विजुअलिटी होने पर कोहरा बेहद घना 51 से 200 मीटर विजुअलिटी के बीच घना से मध्यम कोहरा और 201 से 500 के बीच विजुअलिटी के बीच मध्यम और 500 से 1000 के बीच विजुअलिटी होने पर कोहरे को हल्का माना जाता है। वहीं कश्मीर इस समय भीषण सर्दी की चपेट में है। कश्मीर में 21 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी तक के समय को चिल्लई कला के नाम से जाना जाता है। यह 40 दिन का सर्दियों का सबसे ठंडा समय होता है। यही वजह से कश्मीर इन दिनों भीषण ठंड की चपेट में भी है और घाटी में पारा 0 से कई डिग्री नीचे लुढ़क गया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रात का तापमान इस मौसम के सामान्य तापमान से कई डिग्री नीचे चला गया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पारा जो है 0 से 4.5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जबकि इससे एक दिन पहले यह 0 से 3.4 डिग्री नीचे था। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने राज्य में विधानसभा चुनाव को कुछ दिन के लिए टालने का अनुरोध किया है। इसे लेकर उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा है। उन्होंने कहा कि 14 फरवरी को होने वाले चुनाव को कम से कम 6 दिन के लिए टाल दिया जाए। उन्होंने 13 जनवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर यह अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पत्र में लिखा कि 16 फरवरी को गुरु रविदास जयंती के मद्देनजर राज्य के अनुसूचित जाति समुदाय के कई लोगों के बनारस आने की संभावना है। ऐसे में 14 फरवरी को होने वाले चुनाव को कम से कम 6 दिनों के लिए स्थगित कर दिया जाए। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,71,000 से ज्यादा केस दर्ज। ओमिक्रॉन से 7,743 लोग संक्रमित। विराट के टेस्ट कप्तानी छोड़ने पर आया गांगुली का रिएक्शन, कहा यह उनका निजी फैसला, बीसीसीआई इसका सम्मान करता है। टेक्सास में लोगों को बंधक बनाने वाले को पुलिस ने किया ढेर। पाकिस्तान वैज्ञानिक को रिहा करने की कर रहा था मांग। दिल्ली में आज भी रहेगी कड़ाके की सर्दी। कश्मीर में बर्फबारी का दौर शुरू। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी। सीएम चन्नी ने की 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव को टालने की मांग। चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। हथेली पे रख ले है नई नवेली, तू लाखों संभाले चला चल चला चल, तू मीठे पलों को बांटे चला चल, उम्र को तू पल पल भुलाता चला चल। ये बातें नहीं है सपने किसी के, तू नाजों से पाले चला चल चला चल। सफर है जो लंबा, होठों पे अपने एक नगमा सजाए चला चल चला चल। Force Traveler, celebrate every journey. ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा और सोपोर इलाकों से इस हफ्ते लश्कर तैयबा के आतंकियों के 6 सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी है। पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा है कि इसमें से 3 को मंगलवार को उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर के बोमई इलाके में एक जांच चौकी पर गिरफ्तार किया गया है। प्रवक्ता ने कहा है कि चिनार क्रॉसिंग पर तैनात सुरक्षा बलों ने 3 कथित आतंकवादियों को संदिग्ध तरीके से घूमते देखा और जब कर्मियों ने उन्हें रुकने के लिए कहा तो उन्होंने भागने का प्रयास किया। तीनों आरोपियों की पहचान हरवन सोपोर निवासी अराफत मजीर डार, आरामपोरा सोपोर निवासी तौसीफ अहमद डार व मोमिन नजीर खान के रूप में हुई है। इनके पास से 2 पिस्तौल
और मैगजीन, पिस्तौल के 13 कारतूस, एक गोला जो है वो बरामद किया गया है। एक अन्य घटना में बांदीपुरा में पुलिस ने लश्कर तैयबा के कथित सहयोगियों को खुफिया जानकारी पर गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान अष्टांगू बांदीपोरा निवासी गुलाम मोहम्मद, इरशाद हुसैन और सोपोर निवासी आशिक हुसैन के रूप में हुई है। प्रवक्ता ने बताया कि उनके पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी को कोविड-19 दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग ने ये नोटिस 14 जनवरी को सपा द्वारा लखनऊ स्थित अपने कार्यालय में एक सार्वजनिक सभा आयोजित करने के बाद दिया है। रैली को वर्चुअल इवेंट बताया गया है, जिसमें सैकड़ों समर्थकों ने भाग लिया था। चुनाव आयोग ने सपा को जवाब देने के लिए 24 घंटे का समय भी दिया है, जिसमें विफल रहने पर कार्रवाई जो है कहा है कि की जा सकती है। सपा महासचिव को भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि आपका स्पष्टीकरण नोटिस प्राप्त करने के 24 घंटे के अंदर आयोग के पास पहुंचना चाहिए, जिसमें नाकाम रहने पर आयोग आपको सूचित किए बगैर विषय में उपयुक्त फैसला लेगा। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने 8 जनवरी को कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए फिजिकल रैलियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। शनिवार को इस प्रतिबंध को 22 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया था। इससे पहले शुक्रवार को लखनऊ पुलिस ने रैली में शामिल हुए समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की थी। लखनऊ के पुलिस आयुक्त ने सपा के लगभग 2500 नेताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 188, 269, 270 और 341 के तहत महामारी रोग अधिनियम की संबंधित धाराओं के साथ प्राथमिकी दर्ज की थी। शहर के पुलिस प्रमुख ने कहा कि इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने से पहले वीडियो साक्ष्य हासिल किए गए थे। सपा की उत्तर प्रदेश इकाई के प्रमुख नरेश उत्तम का कहना है कि हमारी पार्टी कार्यालय के अंदर एक वर्चुअल इवेंट था। हमने किसी को नहीं बुलाया था, लेकिन लोग आए। लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए काम करते रहे। बीजेपी के मंत्रियों के यहाँ और बाजारों में भी भीड़ थी, लेकिन उन्हें हमसे दिक्कत है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों का ऐलान होना शुरू हो गया है। राजनीतिक उठापटक के बीच चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। नेताओं के दल बदलने का सिलसिला भी जारी है। इन सबके साथ राजनीतिक नेताओं की बयानबाजी और गुटबाजी भी अब सामने आने लगी है। करीब 2 साल बाद जेल से छूटकर निकले समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम ने योगी सरकार को जमकर घेरा है। अब्दुल्ला ने कहा कि इस बार चुनाव सरकार बनाम आवाम है। जेल में बहुत तकलीफ मिली। मेरे वालिद पिता आजम खां की जान को भी खतरा है। उनको कुछ हुआ तो सरकार और जेल प्रशासन इसका जिम्मेदार होगा। 3 कैबिनेट मंत्री और 8 विधायकों को अपने पाले में शामिल कराकर भाजपा को झटका देने वाली समाजवादी पार्टी को आज बड़ा झटका भी लग सकता है। खबर है कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। 2017 का चुनाव अपर्णा ने लखनऊ कैंट से लड़ा था, लेकिन वो हार गई थी। दिल्ली सरकार ने दावा किया है कि राजधानी में कोरोना का पीक निकल गया है। अब रोजाना मिलने वाले मामलों में गिरावट आएगी। हालांकि दूसरी ओर बीते 2 दिन में कोरोना की जांच 36% तक कम हुई है। ऐसे में स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। उनका कहना है कि सरकार आंकड़ों के साथ खेल कर रही है और महामारी की भविष्यवाणी में जल्दबाजी भी कर रही है। शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में बीते शुक्रवार को कोरोना के मामले बृहस्पतिवार की तुलना में 4,500 से कम आए थे। दिल्ली में कोरोना के मामले पीक पर है, लेकिन शुक्रवार से मामले में गिरावट दर्ज की जा रही है। सुबह जैन ने उम्मीद जताई थी कि शनिवार को दिल्ली में कोविड के मामलों में 4,000 की कमी आएगी। वहीं देर शाम स्वास्थ्य विभाग ने जब बुलेटिन जारी किया तो 20,718 संक्रमित मरीज मिले, जो शुक्रवार की तुलना में 3,665 कम है। स्वास्थ्य मंत्री इस दौरान बृहस्पतिवार की तुलना में शुक्रवार और शनिवार को जांच में कमी आने पर कोई जानकारी नहीं दी है उन्होंने। और जबकि सरकारी आंकड़ों बताते हैं कि बृहस्पतिवार को 98,832 नमूनों की जांच हुई थी, और लेकिन शुक्रवार को 79,578 लोग, शनिवार को 67,624 जांच की गई, तो 2 दिन में करीब 36% की कमी आई है। पहले चरण के चुनाव के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने पूरी तरह से सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला लगाते हुए 53 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इनमें से 14 सीट मुस्लिम उम्मीदवारों को दी गई है। 9 ब्राह्मणों के अलावा 12 टिकट पिछले वर्ग के लोगों को दिए गए हैं। पहले चरण में 58 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। इसको देखते हुए मायावती ने शनिवार को 53 सीटों की सूची जारी कर दी है। मायावती पहले ही ऐलान कर चुकी हैं कि इस बार वह 2007 की तर्ज पर ही चुनाव लड़ेंगी। सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला अपनाया जाएगा। पहले चरण की लिस्ट में यह साबित भी हो गया है। इसमें सर्वाधिक टिकट मुस्लिम उम्मीदवारों को
दिए गए हैं। इसके बाद पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों पर दांव भी लगाया गया है। मायावती बार बार कहती रही हैं कि 2007 में ब्राह्मण वर्ग बसपा के साथ था और उनकी सरकार बन गई थी। यही कारण था कि बसपा सुप्रीमो ने ब्राह्मणों को साधने के लिए पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा को लगाया। मिश्रा ने सभी जिलों में ब्राह्मण सम्मेलन किए। इसका असर बसपा की सूची में भी दिखा और 9 ब्राह्मण चेहरों को टिकट दी गई है। पिछले 20 चुनाव में जब भाजपा की आंधी थी तब भी भाजपा कैराना में चुनाव हार गई थी। वहां सपा के नाहिद हसन चुनाव जीत गए थे। दूसरे स्थान पर भाजपा रही थी, तीसरे पर रालोद और चौथे स्थान पर बसपा रही थी। इस बार भी बसपा ने यहां मुस्लिम कार्ड जो है वो नहीं खेला है। राजेंद्र सिंह उपाध्याय को यहां से टिकट दिया गया है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,71,000 से ज्यादा केस दर्ज। ओमिक्रॉन से 7,743 लोग संक्रमित। विराट के टेस्ट कप्तानी छोड़ने पर आया गांगुली का रिएक्शन, कहा यह उनका निजी फैसला, बीसीसीआई इसका सम्मान करता है। टेक्सास में लोगों को बंधक बनाने वाले को पुलिस ने किया ढेर। पाकिस्तान वैज्ञानिक को रिहा करने की कर रहा था मांग। दिल्ली में आज भी रहेगी कड़ाके की सर्दी। कश्मीर में बर्फबारी का दौर शुरू। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी। सीएम चन्नी ने की 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव को टालने की मांग। चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने देश की महारत्न कंपनी गेल में कार्यरत ईएस रंगनाथन सहित कई अन्य प्राइवेट लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए उनके दिल्ली, नोएडा में आवास सहित अन्य लोकेशन पर छापेमारी की और छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा किया गया। सीबीआई मुख्यालय में कार्यरत अधिकारी के मुताबिक रंगनाथन गेल कंपनी में मार्केटिंग निदेशक के पद पर कार्यरत है। सीबीआई के अधिकारी के मुताबिक ये एक घूस के लेन देन और पेट्रोलियम पदार्थों की खरीद और डिस्काउंट से जुड़ा मामला है, जिसके खिलाफ शिकायत मिलने के बाद सीबीआई द्वारा ये कार्रवाई की गई है। सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक शनिवार देर शाम तक इस मामले में कार्रवाई को अंजाम देते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। घूस के लेन देन से संबंधित इस मसले पर सीबीआई की टीम ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को प्रमुख तौर पर गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में दिल्ली का पावन गौड़ और गुरुग्राम का एन रामकृष्णन नायर और राजेश कुमार निदेशक, मेसर्स ऋषभ पॉलीकेम प्राइवेट लिमिटेड, सौरभ गुप्ता और आदित्य बंसल हरियाणा के करनाल इलाके का रहने वाला और मेसर्स बंसल एजेंसी से जुड़ा हुआ बताया भी जा रहा है। सीबीआई की छापेमारी के दौरान मिले कई सबूतों के मुताबिक गेल कंपनी के मार्केटिंग डायरेक्टर सहित कई जो अन्य लोगों के शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज किया गया है और सीबीआई की टीम जांच कर रही है। किसान आंदोलन स्थगित होने के बाद आज कुंडली सिंगू बॉर्डर पर किसान आंदोलन ऑफिस में संयुक्त किसान मोर्चा नेताओं ने बैठक की। किसान मोर्चा की इस बैठक के बाद किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसका सबसे बड़ा फैसला ये हुआ है कि जो भी किसान संगठन या किसान नेता चुनाव लड़ रहे हैं संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा नहीं होंगे। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक है और यह किसी भी चुनाव का हिस्सा नहीं होगा। 31 जनवरी को देश भर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। 23-24 फरवरी को मजदूर संगठनों का साथ भारत बंद का समर्थन व किसान मोर्चा करेगा। 21 जनवरी को किसान नेता राकेश टिकैत लखीमपुर का 3 दिवसीय दौरा करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की किसान आंदोलन के स्थगित होने के बाद हुई पहली बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान हुआ है कि सरकार द्वारा किए गए वायदों बैठक में समीक्षा की गई है और सरकार ने एमएसपी पर कोई भी कमेटी नहीं बनाई है। रेलवे व दिल्ली के मुकदमे वापसी की कार्रवाई नहीं की गई है। केस वापसी को लेकर हरियाणा राज्य को छोड़कर अन्य किसी भी राज्य ने कोई भी कार्रवाई
को अमल में नहीं लाया है। 31 जनवरी को सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए जाएंगे। 1 फरवरी तक का सरकार को अल्टीमेटम दिया जाता है, नहीं तो फिर उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड जोर शोर से जो है आंदोलन शुरू किया जाएगा। मजदूर संगठन 23 और 24 जनवरी को भारत बंद का ऐलान भी कर चुके हैं। संयुक्त किसान मोर्चा मजदूर संगठनों का समर्थन करेगा। लखीमपुर खीरी घटना पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एसआईटी की रिपोर्ट भी वो आरोपी सरकार जो है उसको बचा रही है। 302 के मुकदमे सरकार पर लगाए गए और किसानों को जेल में डाला जा रहा है। राकेश टिकैत 21 जनवरी से 3 दिवसीय लखीमपुर दौरे में भी रहेंगे। गणतंत्र दिवस से पूर्व देश के 3 राज्यों दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पंजाब में मिले विस्फोटक को आतंकियों की करतूत माना जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि सीमा पार बैठे आतंकी संगठन देश में गड़बड़ी पैदा करने की नीयत से बड़े हमले की फिराक में है। शुक्रवार को गाजीपुर मंडी से मिलने आईईडी और आरडीएक्स होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि इसको जांच के लिए CFSL में भेजा गया है। इसके बाद ही साफ हो पाएगा कि विस्फोटक आरडीएक्स था या अमोनिया नाइट्रेट। माना जा रहा है कि सीमा पार बैठे आतंकियों ने अपने स्लीपर सेल की मदद से राजधानी को दहलाने का जो है प्रयास किया है। इसी कड़ी में जांच करते हुए पुलिस को गाजीपुर मंडी में से कुछ संदिग्ध लड़कों की तलाश है। इनकी तलाश में स्पेशल सेल की टीम दिल्ली, यूपी और हरियाणा में छापेमारी भी कर रही है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि मामले की जांच करते हुए स्पेशल सेल की टीम को 5-6 लड़कों पर 2 समूह में मंडी में संदिग्ध हालत में दिखाई दिए हैं। इनकी पहचान सीसीटीवी कैमरों से की गई है। इस बात की पुष्टि करने का प्रयास भी किया जा रहा है कि लड़कों के यह समूह रोजाना अपने काम से तो मंडी नहीं आते हैं। इसकी पुष्टि करने के लिए मंडी के कर्मचारियों व आढ़तियों से भी मदद ली जा रही है। उत्तरी जिला पुलिस ने एक ऐसे वाहन चोर को गिरफ्तार किया है जो कार चोरों की दुनिया में कार राजा कहलाता है। उसका कार चोरी करने का अंदाज दूसरों से अलग है। मांग के अनुसार उसे जिस कार को चुनना होता है वह उसी मॉडल और कलर की पहले दूसरी गाड़ी की HSRP नंबर प्लेट चोरी करता है। इसके बाद कार चोरी करके उस पर पहले से चुराई गई नंबर प्लेट लगा देता है। इससे कार आसानी से खरीदने वाले तक पहुंचा दी जाती है। पकड़े गए आरोपी की पहचान संगम विहार दिल्ली निवासी कुणाल उर्फ तनुज उर्फ विजय के रूप में हुई है। उसके पास 4 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद की गई हैं। भारी मात्रा में नंबर प्लेट, औजार और चाबियां भी बरामद हुई। उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त सागर सिंह कलसी ने बताया है कि 10 दिसंबर को सिविल लाइंस की हिल लेन निवासी स्वास्तिक अग्रवाल की घर के सामने से फॉर्च्यूनर कार चोरी हुई थी। शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर थाना प्रभारी अजय कुमार शर्मा ने टीम के साथ छानबीन शुरू की। 2 सप्ताह बाद पुलिस को पता चला कि स्वास्तिक की कार अंतरराज्यीय चोर कुणाल ने चुराई है। 11 जनवरी को उसके कश्मीरी गेट के पास मॉनेस्ट्री मार्केट में आने का पता चला। पुलिस ने घेराबंदी कर शाम करीब 6 बजे आरोपी कुणाल को दबोच लिया। उसकी निशानदेही पर एक क्रेटा, 2 स्विफ्ट कार बरामद हुई हैं। पूछताछ में कुणाल ने बताया कि वह वर्ष 2013 से कार चोरी कर रहा है। उसके खिलाफ 9 मामले दर्ज हैं। वह 4 बार जेल भी जा चुका है। आरोपी ने बताया कि घूमने के दौरान वह अपनी पसंद के हिसाब से कार के कलर और मॉडल की लिस्ट बना लेता है। उसके पास जिस कार की मांग आती थी उसी मॉडल और कलर की कार की नंबर प्लेट चोरी करता था। हरियाणा की सियासत में पांव नहीं जमा सके भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चौधरी को अब पंजाब से करिश्मे की आस है। उन्होंने पड़ोसी राज्य के चुनावी दंगल में ताल ठोकने के लिए संयुक्त संघर्ष पार्टी बनाई है। उनका दावा तो सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ने का था, लेकिन अकेले दाल ना गलती देख अब बलवीर सिंह राजेवाल पर सीट बंटवारे को लेकर डोरे डाल रहे हैं। सीट बंटवारे पर बात रविवार तक सिरे चढ़ सकती है। उसके बाद चौधरी अपने चुनावी पत्ते खोलेंगे। अपने मूल प्रदेश हरियाणा में चौधरी व उनकी पत्नी ने एक चुनाव लड़ा पर नतीजे उत्साहजनक नहीं रहे। चौधरी की पत्नी बलविंदर कौर ने 2014 में आप की टिकट पर कुरुक्षेत्र लोकसभा से सीट से चुनाव लड़ा था। उन्हें जीत नहीं मिली, लेकिन 79,000 वोट ले गई। गुरनाम चौधरी 2019 में लाडवा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा पर करारी हार उनको झेलनी पड़ी। अब वह 7वें स्थान पर रहे। भाकियों के कुछ नेताओं ने ही उनका साथ नहीं दिया था। किसान आंदोलन से बने माहौल के बाद अब चौधरी ने पंजाब का रुख किया है। वह खुद तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन संयुक्त संघर्ष पार्टी के बैनर तले अपने पंजाब के साथियों को चुनाव लड़वाएंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,71,000 से ज्यादा केस दर्ज। ओमिक्रॉन से 7,743 लोग संक्रमित। विराट के टेस्ट कप्तानी छोड़ने पर आया गांगुली का रिएक्शन, कहा यह उनका निजी फैसला, बीसीसीआई इसका सम्मान करता है।
टेक्सास में लोगों को बंधक बनाने वाले को पुलिस ने किया ढेर, पाकिस्तान वैज्ञानिक को रिहा करने की कर रहा था मांग। दिल्ली में आज भी रहेगी कड़ाके की सर्दी, कश्मीर में बर्फबारी का दौर शुरू, उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी। सीएम चन्नी ने की 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव को टालने की मांग, चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी।